अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपना वन शॉट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन मौजू है, टॉपिक है, दैट इज अबाउट रेस्पायरेशन, यानी हम चैप्टर गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस है, हम उसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज की, यानी कि गैसेस का तबादला, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दरमियान जो एक्सचेंज हो रहा है, उसमें पूरा प्रोसेस कौन सा है, उस प्रोसेस में कौन कौन से मेन कंपोनेंट है, उसका सरफेस कैसा है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज की, तो आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज चाहे ह्यूमन बॉडी में हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, गैसियस एक्सचेंज रेस्पायरेशन के जरिए परफॉर्म होता है। यानी अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिकली वो गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे पास मैकेनिज्म है रेस्पायरेशन, उसकी नॉलेज होना, उसे समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हमें गैसियस एक्सचेंज यानी गैसेस का तबादला समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेस्पायरेशन की, सही, रेस्पायरेशन होता क्या है, अगर आपसे वन वर्ड आंसर पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे वन वर्ड पूछा जाए कि रेस्पायरेशन, आपको बताना है कि रेस्पायरेशन क्या है। सो द प्रोसेस बाय विच द बॉडी, ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी टेक्स करती है, हिस्सा लेती है किसमें, इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसमें हमारी बॉडी इंटेक करेगी ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को हासिल करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी, ऑक्सीजन को हासिल करेगी, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी भी साथ ही प्रोड्यूस करेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट। तो एटीपी की सूरत में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन के लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के अमल में, उस अमल को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, अब रेस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। सो ऑक्सीजन को लेने के लिए भी कोई ना कोई हम यहाँ पर तरतीब देखेंगे, कोई ना कोई प्रोसेस देखेंगे। सो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेंटिलेशन और गैसियस एक्सचेंज का, यानी ऑक्सीजन को इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजेस का अमल है, यानी ये गैसेस का तबादला है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, और साथ ही हम इसे वेंटिलेशन भी कहते हैं। वेंटिलेशन का मतलब ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी सांस लेना। ठीक है स्टूडेंट, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट हम सांस जब लेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, तो ब्रीथिंग के अमल में क्या होगा, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज आउट करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसे हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, ब्रीथिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझे इन वन वर्ड, द मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट किसकी, एयर की, इन एंड आउट, अंदर और बाहर, ऑफ द लंग्स, किसके अंदर बाहर, लंग्स के। लंग इज अ ऑर्गन, लंग ऑर्गन है और साथ ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग जब होगा तभी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन परफॉर्म हो सकेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो बेसिकली हवा की मूवमेंट है अंदर या बाहर लंग्स के, तो उसे हम कहते हैं वेंटिलेशन और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज की, सो द प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन, ऐसा अमल जहां ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, जहां पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से निकल के इनटू द लंग्स। ठीक है, लंग्स पे, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, गैसियस एक्सचेंज, यानी दो गैसेस का तबादला, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे लंग्स पे जाएगा।
देन लंग्स के जरिए वो बाहर जाएगा। तो एक साइड से ऑक्सीजन आएगी, एक साइड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं वेंटिलेशन, यानी ब्रीथिंग, सांस लेना। तो उस सांस लेने के अमल में हम किस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, किस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं? गैसियस एक्सचेंज को। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज जब होगा, तबादला होगा गैसेस का, तो ये पूरा अमल कहलाएगा रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन परफॉर्म हो रहा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए जो हमारा मेन ऑर्गन एसोसिएट होता है विच इज लंग्स। ठीक है, अपेयर ऑफ ऑर्गन है लंग्स। ठीक है, फर्दर डिस्कस करेंगे इसे। तो ये आपको वन वर्ड तीनों की डेफिनेशन सही से याद रखनी है, ताकि आप इसे हम कहते हैं वन वर्ड आंसर। ठीक है, ताकि आप इजिली जो है ना इसका आंसर दे दे। 70% एमडी कैट की जो प्रिपरेशन, एमडी कैट का जो टेस्ट होता है उसमें 70% इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको वन वर्ड आंसर करना होता है। ठीक है, बाकी जो 30% होगा वो 30% आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, C1 और C2 करके होता है। तो C2 में जो आपका दूसरा पार्ट होगा 30%, उसमें लॉजिकल रीजनिंग, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वन वर्ड जो होगा वो 70% होगा। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू हमारा नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको एमडी कैट की तैयारी इसी तरह करनी है। अब इन जो हमारे पास C1 क्वेश्चन होते हैं वन वर्ड वाले C1 क्वेश्चन, इस C1 की तैयारी करने के लिए आपको थ्योरी बेस्ड चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी इसके लिए आपको थ्योरी पे फोकस रखना जरूरी होगा। सही स्टूडेंट, तभी आप वन वर्ड आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो रेस्पिरेशन समझ आ गया, ऐसा अमल जिसमें बॉडी ऑक्सीजन को टेक करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी और साथ ही एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एटीपी की फॉर्म में होगी। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन जहां पर परफॉर्म होगी वो एरिया हमारे पास कहलाता है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस किस तरीके का होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस द थिन मॉइस्ट सरफेस। थिन मतलब पतला, ठीक है, थिक नहीं है, थिन है, पतला बारीकीले बारीक हमारे पास सरफेस है, और मॉइस्ट सरफेस है नमी वाला। ठीक है, बिल्कुल खुश्क नहीं है, ड्राई नहीं है, नमी जो है नमी वाला सरफेस है, मॉइस्ट है, यानी थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर होगा, नमी होगी। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही वेयर गैस एक्सचेंज, जहां पर गैस एक्सचेंज अकर होगा। रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस जो मॉइस्ट है, बारीक है, थिन है, पतला है, और जहां पर गैसियस एक्सचेंज का अमल होगा, प्रोसेस होगा, यूजुअली इन द लंग्स। ये सरफेस कहां पर पाया जाता है स्टूडेंट? हमारे लंग्स में, क्योंकि लंग्स ही तो वो ऑर्गन है जहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म होगी। इट अलाउज ऑक्सीजन टू डिफ्यूज। ये सरफेस अलाउ करता है, इजाजत देता है, मदद करता है ताकि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सके इनटू द ब्लड। अब देखो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पे स्टूडेंट? हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जाएगा। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो फिर वहां पर ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी को मिलेगा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो है वो डिफ्यूज होगा ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालेगा ये सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब इस सरफेस की स्टूडेंट हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ फीचर्स है, कुछ खुसूसियात है। तो अगर आपसे कैरेक्टर्स पूछा जाए रेस्पिरेटरी सरफेस का, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं स्टूडेंट। सबसे पहला, ये थिन है, पतला है, बारीक है, तो इसके पतले होने की वजह से, बारीक होने की वजह से ये अलाउ करता है गैसेस को इजिली डिफ्यूज होने में, यानी ऑक्सीजन को इजिली डिफ्यूज करता है ब्लड में, और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को इजिली डिफ्यूज करता है आउटसाइड। ठीक है, मॉइस्ट है, चूंकि नमी है, इसमें गीला है थोड़ा सा, तो ये हेल्प करता है डिसॉल्व गैसेस फॉर इजी ट्रांसपोर्ट। गैसेस को इजिली तरीके से, आसानी तरीके से ट्रांसपोर्ट होने में इसकी ये जो खुसूसियात है, मॉइस्चर जो है वो मदद फराहम कर रही होती है। अब गीला होगा तो डिसॉल्व करेगा, ठीक है, डिसॉल्व होने में मदद देगा, और उसके जरिए ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन की वो जल्दी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन को ब्लड की तरफ भेजेगा,
ब्लड के साथ डिफ्यूज करवाएगा, ठीक है। तो ये एक खुसूसियात है। इसके साथ ही नंबर 3 जो इसकी कैरेक्टर्स है, खुसूसियात है, दैट इज लार्ज सरफेस। सरफेस बड़ी है, लार्ज है, यानी एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज, चूंकि सरफेस एरिया इंक्रीज है, ज्यादा है, तो गैसेस एक्सचेंज को भी के एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, यानी गैसेस एक्सचेंज में मजीद जिद्दत और उसको मजीद जगह देता है, ठीक है, हेल्प करता है उस प्रोसेस में। नाउ इसके अलावा रिच ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई रिच से मुराद कि ये मदद देता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट गैसेस इन एंड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। अब चूंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करना है किसको, ऑक्सीजन को, तो ये ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, जल्दी भेजने में मदद फराहम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी रेस्पिरेटरी सरफेस की। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस वो एरिया है जो अलाउ करता है ऑक्सीजन को कि वो ब्लड के साथ डिफ्यूज हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाए, निकल जाए। इसके साथ ही ये एरिया थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, नमी वाला होता है, साथ ही बहुत बारीक होता है, ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा मदद करता है, इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि वो इजिली डिफ्यूज हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, तो मॉइस्ट होता है। तो ये एरिया बेसिकली रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया है, तो यानी ये हमारे कहाँ पर होगा, लंग्स में होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट की। सो द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन से मजीद ऑर्गन एसोसिएट है इस लंग्स के साथ या इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के साथ, जो कि रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये सारा जो कंपोनेंट है, कैरेक्टर्स है, सरफेस एरिया है, ठीक है, प्रोसेस है, ये सब किस लिए हो रहा है, किसके हेल्प में, किसकी मदद में आ रहा है, रेस्पिरेशन की मदद में। और रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, गैसेस का तबादला कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, कंपोनेंट पे अगर हम देखें, सबसे पहला कंपोनेंट है नोज और नेजल कैविटी। सो द नोज एंड द नेजल कैविटी जो कि फिल्टर करती है, साथ ही वार्म करती है, गर्म करती है, और प्लस मॉइस्चर एयर भी फराहम करती है, ठीक है। तो जो हमारा एयर है, नोज है, अब नोज से बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट हमारा ओसोफिकस, एसोफिकस के बाद हमारा ट्रैकिया है, लैरेंस है, फिर उसके बाद ही जो है ना वो स्टमक है, लंग्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हमारे नोज से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हम अपना एलिमेंट्री कनाल देखें तो एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट जो हो रही है वो हमारी नेजल कैविटी से हो रही है, हमारे माउथ से हो रही है। सो माउथ, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी, नोज जो है, ये गैसेस एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज का, रेस्पिरेशन का अमल स्टार्ट यहाँ से होगा। जब हम सांस लेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, वेंटिलेशन का अमल होगा। सो वो वेंटिलेशन का अमल यानी ऑक्सीजन को एयर में से, हवा में से इनटेक करना, ये तो हमारे नोज में से होगा ना। अब एयर क्या होता है, एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। अगर हम बात करें स्टूडेंट एयर की, सो द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, इमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे गैसेस हैं। अब उस गैसेस में से, उस मिक्सचर में से हम सबसे पहले, हमारी नेजल कैविटी, हमारा नोज जो है, जो गैस को इनटेक करता है, देन वो फिल्टर होगा बाय द हेल्प ऑफ नेजल कैविटी के जो कैरेक्टर्स हैं। नेजल कैविटी जो है क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, इसके साथ ही वार्म्स, गर्म करेंगे। हमारे नोज के अंदर जो छोटे छोटे सिलिएटेड हेयर्स होते हैं वो फिल्टर करने में मदद देंगे, साथ ही वार्म करेंगे, गर्म करेंगे उसे, और प्लस मॉइस्चर एयर फराहम करेंगे, नमी फराहम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमारे नोज के अंदर, हमारी नेजल कैविटी के अंदर कुछ इस तरीके की खुसूसियात रखी है कि उसमें छोटे छोटे सिलिएटेड हेयर्स भी मौजूद हैं। साथ ही अगर हम टेम्परेचर देखें तो हमारा नोज, बाहर की हवा, बाहर का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, लेकिन जब यही ऑक्सीजन, यही हवा हमारे नोज में जाएगी तो वो टेम्परेचर अंदर क्या करेगी, उससे गर्म करेगी, देन गर्म करने के बाद ही वो हमारे लंग्स तक जाएगी, ताकि अंदर का जो निजाम है, जो टेम्परेचर है, वो बैलेंस रहे, ठीक है स्टूडेंट, मेंटेन रहे, सही है। तो यहाँ पर होम्योस्टेसिस परफॉर्म हो रही है। मॉइस्चर से मुराद है कि गीला है, ठीक है, फ्लूइड मौजूद है, वो फ्लूइड इसे
मॉइस्ट कर रहा है, मॉइस्चरिंग एयर फराहम कर रहा है, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, नोज और नेजल कैविटी। नेजल कैविटी नोज से गुजरते हुए जब हमारा ऑक्सीजन या एयर गुजरेगा तो जाएगा ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया एक वाइंड पाइप है, वाइंड पाइप कहते हैं हम ट्रैकिया को। वाइंड पाइप यहाँ से गुजरते हुए ये दैट कैरी एयर टू द लंग्स। अब यहाँ से हवा गुजरते हुए कहाँ जाएगी स्टूडेंट, हमारे लंग्स तक जाएगी, ठीक है। ब्रोंकाई, बॉन्काई और बॉन्कियोल्स, बॉन्काई और बॉन्कियोल्स ये एयर वेज हैं, रास्ते हैं दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर टू द लंग्स, जो कि हवा को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कहाँ लेके जाएंगे, हमारे लंग्स तक। ये सारे पाथवे हैं, रास्ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आएगा द मेन कंपोनेंट एंड द मेन ऑर्गन टू परफॉर्म रेस्पिरेशन, दैट इज लंग्स। सो लंग्स क्या करेगा स्टूडेंट, वेयर गैस एक्सचेंज अकर। लंग्स वो ऑर्गन है जहां पर गैसियस एक्सचेंज अकर होगी, ठीक है, परफॉर्म होगी। एंड द लास्ट दैट इज एल्वोलाई। एल्वोलाई ये क्या है, बेसिकली एयर बैग है हमारे पास, एयर सैक है, ठीक है, जो कि लंग्स के अंदर मौजूद है। एल्वोलाई एक टाइनी छोटा एयर सैक है, एयर का बैग है इन द लंग्स, लंग्स के अंदर, जहां वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होंगे बच्चों, चेंज होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन वो अमल है जहां पे बॉडी में ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट किया जाता है, निकाला जाता है, और इस अमल में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन बेसिकली लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जो गैसेस का तबादला है, इसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। और ये गैसियस एक्सचेंज में बेसिकली ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचेगा ब्लड से निकल के, ठीक है। अच्छा, वेंटिलेशन बेसिकली इन दोनों गैसेस के तबादला को, प्रोसेस को परफॉर्म करने से पहले ऑक्सीजन को लेने के लिए, इनटेक करने के लिए जो प्रोसेस होगा दैट इज वेंटिलेशन, यानी ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने का अमल। सांस लेंगे तो हमारी नेजल कैविटी नोज से ही फिल्टर होके, वार्म होके और मॉइस्ट होके हवा हमारे नोज से, नेजल कैविटी से गुजरते हुए जाएगी, तो ये अमल कहलाएगा ब्रीथिंग, ठीक है, लंग्स तक। फिर बाकी कंपोनेंट से गुजर के, ट्रैकिया से गुजर के, ब्रोंकाई से, फिर लंग्स तक पहुंचेगी। लंग्स में एक और छोटी सी जगह है बड़ी इंपॉर्टेंट, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या करेगा, फिर गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करेगा, ठीक है। लंग्स के अंदर एक और सरफेस होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस, जहां पर ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ कैरेक्टर है, वो थिन है, मॉइस्ट है, लार्ज सरफेस है, लार्ज सरफेस होने की वजह से मजीद एफिशिएंसी फराहम कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही लास्ट में कि ये मदद कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में, ताकि रिच यानी जल्दी ही क्या हो, तेजी से ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा गैसियस एक्सचेंज का स्टार्ट। नाउ अब मजीद फर्दर इसके टॉपिक और मेन हेडिंग जो है डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे उस ऑर्गन को जो कि एसोसिएट होता है और मेन कंपोनेंट, मेन किरदार अदा करता है रेस्पिरेशन में, यानी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लंग्स को, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें लंग्स के बारे में, लंग्स के बारे में आपने इन डिटेल पढ़ा है। लंग्स हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि पेयर्ड है, यानी पेयर है, दो है। पेयर ऑर्गन दैट फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज, वो ऑर्गन जो कि फैसिलिटी फराहम कर रहा है, फैसिलिटेट हो रहा है किसमें, गैसेस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में। दे आर लोकेटेड इन द चेस्ट, ये हमारे चेस्ट में लोकेटेड होता है। एंड कंटेन एल्वोलाई, एल्वोलाई लंग्स के अंदर ही होता है, ठीक है। फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, कार्बन डाई और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए एल्वोलाई जो कि प्रेजेंट है लंग्स के अंदर, और लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लंग्स बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास पेयर ऑर्गन है, इसकी लोकेशन, इसका फंक्शन, इसकी पोजीशन, सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। अब अगर हम थोड़ा सा इन दोनों लंग्स को डिवाइड करें, यानी दोनों को अगर अलग करें पेयर लंग्स को, तो हमारे पास एक है राइट लंग्स और एक है लेफ्ट लंग, ठीक है। अगर हम दोनों को साथ पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा लंग्स, ठीक है। अगर हम सिर्फ राइट लंग की बात करें या लेफ्ट लंग की बात करें
सो राइट लंग जो है बेसिकली ये लार्जर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, विथ 3 लोब्स, इसमें 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। इट टेक मोर एयर फॉर गैस एक्सचेंज, चूंकि ये लार्जर है तो ये ज्यादा गैसेस को, ज्यादा हवा को इनटेक करेगा ताकि गैसेस एक्सचेंज ज्यादा परफॉर्म हो। और अगर हम बात करें अदर हैंड लेफ्ट लंग की, सो लेफ्ट लंग स्मॉलर लंग होता है, किसके बनिस्बत, राइट लंग के, ठीक है, विथ 2 लोब्स। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब होते हैं। इट लीव्स स्पेस फॉर दी हार्ट। अब अगर बात करें कि हमारे पास जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग के बनिस्बत क्यों छोटा है और इसमें सिर्फ 2 लोब्स है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जगह फराहम कर रहा होता है, स्पेस फराहम कर रहा होता है, किसको, हार्ट को, ठीक है स्टूडेंट। तो जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे, सो लंग्स उसे क्या करेगा, जगह फराहम करेगा, क्योंकि हार्ट की क्या हो रही है, मुसलसल मूवमेंट हो रही है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, तो जब वो पंप करेगा तो उसे जगह चाहिए होगी। सो इसीलिए हमारा जो लंग है, लेफ्ट लंग, वो स्मॉलर होता है। एक तो ये जगह फराहम कर रहा होता है, साथ ही लंग्स के बाद जो हमारे पास ऑर्गन आता है वो पेनक्रियाज आते हैं, तो उसे भी जगह चाहिए। सारे ऑर्गन मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उनकी मूवमेंट के लिए उन्हें स्पेस भी चाहिए, तो इसीलिए इनकी तरतीब, इनका स्ट्रक्चर, इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है कि सारे ऑर्गन अपने हिसाब से, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर सकें, जगह हासिल कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो लेफ्ट वाला लंग हमारा स्मॉलर है, रीजन क्या है, हार्ट को स्पेस फराहम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है लॉजिकल रीजनिंग सवाल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मेजर फंक्शंस के ऊपर, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारा जो लंग्स है वो परफॉर्म कर रहा है। मेजर फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे पहला और मेजर जो इसका फंक्शन है दैट इज स्टूडेंट गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होगा तो बाकी फंक्शन और मैकेनिज्म भी प्रॉपर्ली हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, टू रेगुलेट द पीएच बैलेंस, अब पीएच बैलेंस में भी ये मदद कर रहा है। पीएच किस तरह बैलेंस होगा स्टूडेंट, ऑफ द ब्लड, ब्लड का, बाय कंट्रोलिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट, जब ये बैलेंस होगा, मेंटेन होगा, तब हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस होगा, ठीक है। तो ब्लड में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड अभी एक्सचेंज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए ये पीएच मेंटेन, पीएच बैलेंस भी कर रहा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। नाउ तीसरा फंक्शन, इसका अहम फंक्शन दैट इज टू प्रोड्यूस साउंड फॉर स्पीच। ये ना सिर्फ गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, पीएच को बैलेंस कर रहा है, साथ ही ये मेजर क्रूशियल रोल परफॉर्म कर रहा है इन स्पीच। जो हमारी बेसिकली साउंड स्पीच क्रिएट हो रही है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से ही क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये 3 इसके अहम फंक्शन है। अब अगर हम बात करें इस गैसियस एक्सचेंज में, हम बार डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, कि ऑक्सीजन को इनटेक किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट किया जा रहा है, बॉडी से निकाला जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ वेंटिलेशन यानी ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस में आप नाम सुनते हो इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का, यानी इनहेल करना और एक्सहेल करना। हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो एज अ रिजल्टेंट हम बेसिकली ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट कर रहे हैं, और उसके पीछे पूरा जो मैकेनिज्म है दैट इज अबाउट रेस्पिरेशन, जो कि परफॉर्म होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सही। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, so ऑक्सीजन इज कैरीड इन द ब्लड बाय बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। अब हमारे जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से जो बाइंड होगा वो ब्लड हमारा, ये ब्लड कैरी करेगा ऑक्सीजन को। ब्लड के अंदर क्या कैरी है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड में है तो ब्लड सेल किसके साथ कैरी होंगे, हीमोग्लोबिन के साथ, इन रेड ब्लड सेल। हमारे पास स्टूडेंट होता है RBCs और क्या होता है WBCs, राइट। तो जो RBCs है रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल कंटेन करेंगे, सही। इट ट्रेवल फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अब ये लंग्स से ट्रेवल करेगा
और किसमें जाएगा स्टूडेंट, टिश्यू में। तो आपने सर्कुलेटिंग जो चैप्टर था सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के चैप्टर में आपने जो बेसिकली पढ़ा था कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है स्टूडेंट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पंप करता है हार्ट से तो वो लंग्स के पास क्यों आता है, ताकि लंग्स से उसे ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन जो होता है चूंकि वो एल्वोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, इनहेल करता है और फिर ब्लड तक पहुंचाता है। देन ब्लड जब शामिल होगा रेड ब्लड सेल में, ऑक्सीजन जब शामिल होगा रेड ब्लड सेल में तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन फिर क्या कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास। और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो मुसलसल पंप करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करेगा। समझ आ गया मैकेनिज्म। तो इस तरीके से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, मिल रहा है, ताकि वो डिफरेंट मैकेनिज्म और फंक्शन को परफॉर्म कर सके। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन जब बनता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आपस में मिल के वर्क करेंगे तो एक नॉर्मल बॉडी अपना फंक्शन कर सकेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से हम नाम दे रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन शामिल हो जाएगा रेड ब्लड सेल के साथ तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब ऑक्सीजन लंग्स जो है वो फराहम करेगा, देन उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे टिश्यू में सर्कुलेट होगा ब्लड के हार्ट के जरिए, क्योंकि हार्ट सर्कुलेट करे ना, हार्ट परफॉर्म करता है सर्कुलेशन। तो फिर ये पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। ठीक है, हर एक टिश्यू में, हर एक वेसल्स में, हर एक आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। सही, तो ये इस तरीके से हो गई ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ अगर बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड मोस्टली एज बाइकार्बोनेट आयन। अब ये बेसिकली अगर ट्रेवल करेगा तो ये ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होगा, बाइकार्बोनेट आयंस के जरिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होगा, एज अ मोस्टली बाइकार्बोनेट आयंस के जरिए। सही, साथ ही विद सम बाउंड टू होमोग्लोबिन एज और डिसॉल्व इन प्लाज्मा, या तो कुछ अमाउंट में जो है ये साथ ही होमोग्लोबिन के और कुछ अमाउंट में ये प्लाज्मा के अंदर ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा, लेकिन मोस्टली ये बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में, बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, फॉर्म में। तो ये हमारे पास था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ स्टूडेंट, अब अगर बात करें हम रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, पिगमेंट से मुराद के हमारे पास कुछ पिगमेंट जैसे रेड ब्लड सेल का हमने जिक्र किया। सही, अब बेसिकली जो हमारे पास हमारी बॉडी है, जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पिगमेंट्स के साथ मिलके ये परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, सो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल, ऐसा प्रोटीन जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर है, दैट बाइंड्स टू एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू टिश्यू, जो कि बाइंड होगा, जुड़ेगा, शामिल होगा और देन ट्रांसपोर्ट करेगा इसे टिश्यू की तरफ। सही, इसके साथ ही जो दूसरा पिगमेंट है दैट इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है इन मसल्स, जो कि कहाँ पर होता है, हमारे मसल्स में, जबकि होमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में होता है। याद रखिएगा दोनों की पोजीशन को, होमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में, मायोग्लोबिन इज आल्सो अ प्रोटीन व्हिच प्रेजेंस इन द मसल्स, मसल्स के अंदर है, दैट स्टोर ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा। अब ये ऑक्सीजन को स्टोर क्यों कर रहा है, ऑक्सीजन को स्टोर इसलिए किया जा रहा है ताकि बाद में रीयूज किया जा सके। ठीक है, जब हम किसी चीज को स्टोर करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, बाद में रीयूज करते हैं। ठीक है, अब कोई चीज उसे रखी गई है, रखी हुई है, तो हम उसे क्या करेंगे, अमल में लाएंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, रीयूज करेंगे। इस तरह हमारी बॉडी जब कुछ रिस्टोर करती है, स्टोर करने के बाद वो उसे अमल में लाती है। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीजन है, चूंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके साथ, ब्लड के साथ। ठीक है, ब्लड के साथ कौन बाइंड होगा, साथ ही हीमोग्लोबिन। ठीक है, ताकि वो
लंग्स से सारे टिश्यू की तरफ ब्लड को सर्कुलेट करने में, ट्रांसपोर्ट होने में मदद फराहम करे। नाउ इसी तरह कुछ अमाउंट में हमारी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन जो कि मसल्स में मौजूद है वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब ये स्टोर क्यों होगी? इसलिए ताकि बाद में इस्तेमाल हो फॉर मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो हमारे मसल्स बेसिकली एक्सरसाइज के दौरान जो बेसिकली हमारे मसल्स खिंच रहे होते हैं, हमारे मसल्स में जो जोर पड़ रहा होता है, देन बाद में हमें उस ऑक्सीजन की हमारे मसल्स को नीड होती है। तो फिर जो मायोग्लोबिन ने स्टोर किया होता है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कंप्लीट मैकेनिज्म था, प्रोसेस था किसका? लंग्स का। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फैसिलिटी फराहम कर रहा है गैसियस एक्सचेंज में। गैसियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला, ये किस लिए हो रहा है? ताकि हमारी बॉडी को सांस, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन जो है वो मिल सके। ये गैसियस एक्सचेंज वेंटिलेशन यानी ब्रीथिंग के मदद से हो रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ रेस्पायरेशन का, रेस्पायरेशन से रिलेटेड जो रेस्पायरेटरी सरफेस है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट है, रेस्पायरेटरी जो हमारे पास कंपोनेंट है, इन सारी चीजों को हमने डिटेल में समझ लिया। आई होप कि आपको वन वर्ड आंसर समझ आ गए होंगे। क्वेश्चंस आपसे किस तरह पूछा जा सकता है? एमसीक्यूज की सूरत में तो पूछा जाएगा, लेकिन साथ ही कुछ लॉजिकल रीजनिंग, वन वर्ड लॉजिकल रीजनिंग के जरिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट डिसऑर्डर, तो उसको हम समझते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट कुछ डिसऑर्डर्स की, साथ ही कुछ डेंजर रेस्पिरेशन सिस्टम्स की जो कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ इन्फ्लामेशन, कुछ इन्फेक्शन और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं और उसे क्या करते हैं? डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला डिसऑर्डर है दैट इज सिनेस्टिस। सिनेस्टिस एक ऐसा इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जख्म। ठीक है, जख्म। इन्फ्लेमेशन यानी सिनेस्टिस लंग्स के अंदर एक इस तरीके का जख्म हो जाना जो कि सिनेसिस कॉजेस करे, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जबकि ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में, वेंटिलेशन के दौरान ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये बेसिकली जख्म होता क्यों है? ये जख्म बेसिकली कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ऑस्टिस मीडिया यानी इन्फेक्शन ऑफ मिडल एयर, मिडल एयर में कुछ इन्फेक्शन का हो जाना। ठीक है, इन्फेक्शन जो कि मिडल एयर में हुआ है तो ये हमारे बेसिकली ब्रीथिंग से किस तरीके से रिलेट कर रहा है? जो हमारी नेजल कैविटी है उसके साथ हमारे जो ऑसिलेटरी या जो हमारे ऑडिटरी ट्यूब्स हैं वो क्या है? अटैच है। तो जब हमारे बेसिकली मिडल एयर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, चूंकि वो मिडल एयर का हिस्सा है, तो फिर वो क्या करेगा? नेजल कैविटी की तरफ भी आएगा। वेल ऑफन अक्सर इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट क्या फील करते हैं? इफेक्ट फील करते हैं हेयरिंग में एंड कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। अब जब सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा। ठीक है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। सही, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शंस है। अब स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली कुछ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे? कुछ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है निमोनिया का और दूसरा नाम है एम्फिसीमा का। निमोनिया इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। जब हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, जख्म होता है, तो फिर वो किसको क्रिएट करता है? इन्फेक्शन को, निमोनिया जैसे इन्फेक्शन को। ये इन्फेक्शन बेसिकली क्या करते हैं? लीड करते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने के अमल में रुकावट और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सही, एम्फिसीमा भी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एल्वोलाई डैमेज हो जाते हैं और कॉज करते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड रिडक्शन इन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन में रुकावट और कमी लाते हैं। ठीक है, रिडक्शन करते हैं। नाउ इसके अलावा हमारे पास है लंग कैंसर।
लंग कैंसर यानी अ टाइप ऑफ अ कैंसर, ये कैंसर की एक टाइप है जो कि इफेक्ट करती है हमारे सीधा लंग्स के ऊपर एंड कैन कॉज सिम्टम्स, और कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामत जाहिर करती है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ अलामत जाहिर करती है जैसे काफिंग, बहुत ज्यादा खांसी का होना, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करना ब्रीथिंग में। तो जहां जहां ब्रीथिंग के अंदर बेसिकली डिफिकल्टी होगी स्टूडेंट, तो ये डिफिकल्टी जो है ये रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सरफेस में इफेक्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट, इस वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली सही तरीके से फंक्शन में नहीं आ सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ठीक है, और डिसऑर्डर, ठीक है, जो कि किसके ऊपर हो रहे थे, रेस्पिरेशन के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हो रहे थे। इसके अलावा एक और जो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग यानी स्मोकिंग करना, इसकी वजह से हमारे लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, देन डैमेज होने के बाद वो डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सो स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्मोकिंग डैमेज करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाय कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। अब ये किस तरीके से डैमेज करेगा, ये मुसलसल जब स्मोकिंग की जाती है तो फिर वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, जख्म क्रिएट करती है हमारे लंग्स के ऊपर। ठीक है, देन वो लंग्स रिड्यूस करते हैं वो इन्फ्लेमेशन लंग्स के फंक्शन को। इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता जब लंग्स के फंक्शन को क्या करेंगे स्टूडेंट, रिड्यूस करेंगे, और लंग्स आहिस्ता आहिस्ता जब अपने प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, किसके रीजन की वजह से, इन्फ्लेमेशन के रीजन की वजह से, जो कि स्मोकिंग करने की वजह से हुई है, तो फिर वो डिसऑर्डर्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है, डिसऑर्डर इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज और डिसऑर्डर। अब यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा किसका, रेस्पिरेटरी डिजीज का, यानी निमोनिया का और बाकी जो डिजीज है उनका। इन्फ्लेमेशन से आहिस्ता आहिस्ता डिसऑर्डर और डिजीज कॉज होते हैं। इसके साथ ही ट्यूबरक्लोसिस भी जो है ना वो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आता है, जिसका सिम्टम्स जो है ना वो क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली कफ, बहुत ज्यादा जो खांसी है, कफ है, वो उसके सिम्टम्स को जाहिर करती है, और उसमें पेशेंट डिफिकल्टी महसूस करता है किसकी, लैक ऑफ ब्रीथिंग की, यानी इसमें मुकम्मल प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आती है। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही चेस्ट पेन भी होता है। सही है स्टूडेंट, तो ये तमाम हमारे पास डिसीज, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर थे किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ आ गया होगा। हमने टू द पॉइंट कॉन्साइज लेक्चर डिस्कस किया है ताकि हम अपना वन वर्ड लॉजिकल रीजनिंग आंसर अटेम्प्ट कर सकें। इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।